शुरुआत कर लेते हैं। आयुष्मान योजना घोटाले में ईडी ने झारखंड समेत 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की और इनमें ईडी ने रांची में कई जगहों के साथ जमशेदपुर में भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के मानगो स्थित आवास पर भी रेड मारा। क्या कुछ छापेमारी से जुड़ी जानकारियां आज दिन भर से सामने आ पाई है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। कंपाउंड का इलाका है और यहाँ एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस। नाशुक्र गुजरा आयुष्मान के अय्याशों का शुक्रवार। राजधानी रांची, जमशेदपुर सहित कई ठिकानों पर आयुष्मान भारत से जुड़े गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। अहले सुबह ईडी ने संदिग्ध ठिकानों पर किया प्रहार। 3 राज्यों के 21 जगहों पर छापेमारी। तो आई पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए की बारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जो आप सचिव थे ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू सिंह के यहाँ भी सुबह 6 बजे से ही आयुष्मान भारत योजना की बुनियाद चाटने वाले सफेद पोश दीमकों के दिन शायद लद गए। तभी तो संसद को सौंपी गई कैग रिपोर्ट पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया और शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। ईडी ने झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती में शुक्रवार अहले सुबह दबिश दे दी। दबिश पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह के जमशेदपुर आवास पर भी पड़ी, जहां से ईडी को 2 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पता चला कि कुछ रेड हो रहा है, तो दीदी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो मालूम चला तो हम लोग आए हैं। अधिकारी हैं और कुछ दस्तावेज मिले हैं। 2 फाइलों में उन लोगों ने दस्तावेज को ले गया है। बिना इलाज के क्लेम की गई बड़ी राशि। अधिकारियों और एजेंसियों ने मिलकर की जालसाजी। जेएसएस से जुड़े फर्म्स के पूर्व अधिकारियों पर भी जांच। टीपीए एजेंसियों की भूमिका की भी हो रही जांच। ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। आरोप है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसियों के जरिए ही शुरू हुई है आयुष्मान योजना की राशि की लूट। झारखंड राज्य आरोग्य समिति से जुड़े फर्म्स और उनके पूर्व अधिकारियों की साठगांठ में झारखंड में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। असिस्ट इंश्योरेंस टीए प्राइवेट लिमिटेड का जो कार्यालय है, ये सिटी कॉम्प्लेक्स जो कि पीपी कंपाउंड पे ही मौजूद है, उस जगह पर ईडी की टीम आज सुबह में ही पहुंची थी। रांची, जमशेदपुर और गुमला समेत झारखंड के 17 ठिकानों पर ईडी की रेड। पश्चिम बंगाल के 2 ठिकानों पर दबिश। दिल्ली के 1 ठिकाने पर रेड। रांची के पीपी कंपाउंड में मेडी असिस्ट इंश्योरेंस पर छापा। एमडी इंडिया और सेफवे के दफ्तरों की भी जांच। बरियातू के सुजीत यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी। लालपुर, चिरौंदी, मोरहाबादी समेत कई जगहों पर दबिश। जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए के घर पर भी रेड। ईडी की कार्रवाई पर सियासत ने भी अपनी जुबान खोली और शुरू हुआ वार पलटवार। विधायक सरयू राय ने तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना के बाद से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पड़ा हुआ है, जिसका भुगतान नहीं हो रहा है और करीब करीब 225 ऐसे अस्पताल हैं जो घोटाले की जद में हैं। और इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे, उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है।
और पूरा का पूरा आयुष्मान भारत में जो एक गोरख धंधा करने की इनकी तैयारी थी, जिस मुद्दे को हमने उठाया था, कैग की रिपोर्ट ने भी इस बात को साबित कर दिया कि कैसे यहाँ पर जो है ये गोरख धंधा चला था पिछले 5 सालों में। और हम एक चीज़ खास देखेंगे, बार बार हम हेल्थ जो व्यवस्था यहाँ पर, उसके हम बेसिक जो फ्लॉज उस पर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ब्लड बैंक जो है वो ब्लड टाइम पे नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ समय पे नहीं मिल रही है। पर सरकार का पूरा फोकस जो है नई नई बिल्डिंग्स बनाने में, क्योंकि नई नई बिल्डिंग्स बनाने के बाद में कमीशन खोरी का जो एक बड़ा धंधा झारखंड में चलता है, उस पर इनका फोकस है। स्वास्थ्य व्यवस्था में इनका फोकस नहीं है। और आने वाले समय पर ईडी की कार्रवाई और बढ़ेगी और कुछ बड़े सफ़ेद पोश चेहरे जो है वो पकड़े जाएंगे। कि वक्फ बिल जो सदन में पेश हुआ और जिस प्रकार उसका विरोध विपक्षी दलों के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है पूरी शिद्दत के साथ, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए या उस मामले को अब ईडी और सीबीआई को एक बार फिर सक्रिय करने की दिशा में केंद्र सरकार तैयार हो चुकी है। और यह उसी का परिणाम है कि झारखंड में भी ईडी स्टार्ट हो गया है अपनी कार्रवाई करने से। आप जितना परेशान करोगे उतना नीचे स्तर पे आप राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इससे पहले कई राज्यों में आयुष्मान घोटाले में कार्रवाई भी हो चुकी है। जाहिर है झारखंड में हुए करोड़ों के इस घोटाले की जांच की आंच अधिकारियों और सफेद पोशों तक भी पहुंचेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और अंजनी के साथ जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आयुष्मान के अजगरों पर आफत आज बरसी है। चलिए इस पर चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, आगे भी हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल होंगे कई पार्टी के लोग, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। और जेडीयू से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, सवाल आपसे है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर पहले भी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हुए कि कांग्रेस जानबूझकर स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखती है। जब कैग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त ये तमाम आरोप आप लोगों पर लगे, और आज भी देखिए जब आयुष्मान जो योजना है उस योजना के तहत पूरे राज्य में लगभग 16 से 17 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई, तो भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जांच को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। सुष्मिता जी, निश्चित तौर पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, छोटी राजनीति जो कर रही है, हरकत जो कर रही है, आप देखेंगे कि चुनाव के क्रम में आपका पूर्व जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ रेड होता है, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुनील श्रीवास्तव जी के यहाँ रेड होता है, और रेड में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 40 ठिकाने 50 ठिकाने पर रेड हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और आज यहाँ पर माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के आप सचिव श्री ओम प्रकाश सिंह जी के यहाँ रेड हुआ है। तो इस रेड में भी आपको सुष्मिता जी मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ भी हासिल होने को नहीं है। आपको ये जानकारी है, सारा देश पूरा प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर किस तरह से साजिश करके उनको जेल भेजने का काम किया गया, और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप बिना किसी साक्ष्य के अभाव में और किसी को आप शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। तो यह आज सीबी और ईडीआई जो भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक तरह से उनके दिशा निर्देश पर काम करने वाला हो गया है और काम कर रहा है। तो जिस तरह से इनकी हरकत है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो करवा रही है, ईडी सीबीआई, आपको यह भी सुष्मिता जी जानकारी है कि आपको मैं एक बताऊं कि ईडी का एक रेड हुआ था झारखंड में, तो बीआईटी मिश्रा में श्री अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के यहाँ गेट से ही वापस ईडी हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि नियत नीति में बहुत फर्क है। आप सिर्फ विपक्षी पर अभी तक 125 लोगों पर रेड हुआ है, विपक्षियों पर रेड हुआ है, जिसमें कि आपको विपक्षी नेता हो या विपक्ष के उनके रिश्तेदार हो या ओएसडी हो, उन पर रेड हुआ है। 121 लोगों पर रेड हुआ है। तो आपका जो नियत और नीति उससे स्पष्ट होता है कि आप बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आपका गृह मंत्री जिनके अंदर में ईडी सीबीआई आता है, हमारे अमित शाह जी हो,
कि विपक्ष पर कहीं ना कहीं परेशान करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया है लोकसभा में, इस बिल को डाइवर्ट करने के लिए भी जब पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा सुनील है। जी, दो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी हमने देखा, विधानसभा चुनाव भी हमने देखा, उस वक्त भी आप लोगों की तरफ से ये हमेशा ही कहा गया कि आपके जो मुखिया हैं, जो चुनकर आए सामने, उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी कहा कि चुनावी मुद्दे से भटकाने के लिए लगातार ईडी की छापेमारी या केंद्रीय एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है, और उस पर भी आप लोगों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। और आज जब वक्फ संशोधन बिल हो रहा है तो उसे लेकर भी शायद आप ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि उस मुद्दे से भटकाने के लिए इन विषयों का इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही बताया कि वक्फ बोर्ड का जो मामला उठा है, हाँ। पूरे देश में मामला बहुत गंभीर है। उस बिल में संशोधन जो भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास किया है और करके पूरे देश आंदोलनरत है, पूरे देश में का विरोध है, और उस विरोध को कहीं ना कहीं दबाने के लिए आप देखिए 2-3 उदाहरण आपको देते हैं सुचिता जी। जब हमारे देश में अडानी का अमेरिका में वारंट निकलता है, अडानी पर अमेरिका में गिरफ्तारी की, तो उसको जब हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जब लोकसभा में उस पर डिस्कशन और चर्चा की मांग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के 144 सांसद उनको लोकतंत्र की हत्या करते हुए लोकसभा में जाने से रोकती है, और एक बड़ी साजिश के तहत अपने सांसदों को ही कहीं न कहीं उनकी हत्या का योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती है, और अपने धक्का देकर घायल करके उनका बयान भी आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, किस तरह की साजिश रची गई। और मतलब साजिश भी रची गई, और तुरंत आपका ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी जाते हैं दिल्ली थाना में और वहां पर हत्या का केस दर्ज करा देते हैं। हाँ। तो इन और आपका डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हर छोटी हरकत को पूरे देश में दिखलाने की काम करती है। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि लोकसभा का एक भी सीसीटीवी कैमरा उस दिन चालू नहीं था, सारी कैमरा बंद कर दी गई थी। तो आप समझिए कि लोकतंत्र को किस ओर लोग लेकर जाना चाहते हैं। तो जहां भी लेकर जाना चाहेंगे, हम लोग एक मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, विरोध करने के लिए स्वस्थ और लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा है सुचिता जी। चलिए, क्योंकि अगर हम बात करें विपक्ष के तौर पर, तो जेडीयू से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, एक बार इनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे थे, अगर छापेमारियों की जिक्र हो रही है, ना केवल आज की, पहले भी जितनी भी छापेमारियां हुई है झारखंड में, उन सबको लेकर सत्ता पक्ष का हमेशा से ये आरोप रहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, और जो बेकसूर है उन्हें भी इस पूरे मामले में सामने लाने की कोशिश की गई। और दूसरा आरोप भी इनकी तरफ से, वक्फ संशोधन बिल को लेकर इतनी बड़ी बहस और इन सब के बीच छापेमारी जानबूझकर, ताकि झारखंड की जनता इस विषय से विषयांतर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व में भी जो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, जांच एजेंसी है, वो अपना कार्य करेगी। जांच एजेंसी यदि 100 लोगों पर हुआ, 200 लोगों पर हुआ, आज देर सवेर वो तथ्य सामने आएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपना पावर का यूज करते हैं कि उसको रुकवाना चाहते हैं, लेकिन रुकने वाली स्थिति नहीं है। देश सजग हो गया है, और लोग जो हैं, अभी जो यहाँ हुई है, छापेमारी हुई है अभी आयुष्मान को लेकर के, ये गरीबों के लिए योजना है जी। इस योजना का बंदरबांट जिस तरीके से किया गया है, ये साक्ष्य जब निकल के आएंगे तब जनता को मालूम होगा और सरकार को ही मालूम होगा कि किस तरह की सिंडिकेट हमारे यहाँ कार्य कर रही थी, हमारे राज्य में कर रही है कि राज्य से बाहर कर रही है, किस तरह का कार्य हुआ है। जब ये जांच पूरा होगा तभी इसका खुलासा होगा। आज ये गरीब किस तरह से छले जाते हैं, ठगे जाते हैं। और हमें जानकारी मिली है कि मुर्दे जो हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनके नाम पर भी राशि का बंदरबाट हुआ, राशि निकाली गई है। ये तो छोटा आयुष्मान का उदाहरण है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, सारे पकड़े जाएंगे और जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। हम ये कहे कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कुछ नहीं। जो सरकार है, आज आप पक्ष में हैं तो आप जनता के लिए हैं, जनता ने चुनी है, जनता के लिए अच्छा कार्य आप करें। लेकिन विपक्ष का काम है मांगों को, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, उसको उठाना। यदि आज एजेंसी छापेमारी की है तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ यदि साक्ष्य इनको मिलता है तो ये बड़े खुलासे कर सकते हैं। और इसमें परेशान होने की आवश्यकता सरकार को नहीं होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष को मिल करके ऐसे जो सिंडिकेट कार्य कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए।
धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपने कुछ बातें जो यहाँ पर कही उससे जुड़े कुछ सवाल भी मेरे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। उसके बाद हम चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार का बाद में पहले जनता से जुड़ा है। आयुष्मान योजना की शुरुआत उन गरीब परिवारों के लिए की गई जिनके लिए ये सीधा लाभ हो सके, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके, लेकिन अगर बंदरबाट है तो इस पर जांच और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब चर्चा में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अजय शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है अजय शाह जी आपका भी न्यूज 11 भारत पर। और इसी के साथ आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। धर्मेंद्र जी, अपनी बातों को आप पूरा कर रहे थे, मेरे सवाल का आप जवाब दे रहे थे। आपने अपने जवाब में एक बात का जिक्र जरूर किया धर्मेंद्र जी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश करते, किस ओर आपके इशारे? देखिए, इशारा तो क्लियर है, जैसा हमारे भाई ये बता रहे थे कि लोग पद का दुरुपयोग करते हैं, लोग गलत भी करते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं चोरी और सीना जोरी। तो सीना जोरी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पावर है, लोग चाहेंगे रोकना, लेकिन इस सिंडिकेट को रोका नहीं जा सकता है। जिस तरीके से उनके पीए के यहाँ जांच आज हुई है, तो कुछ न कुछ साक्ष्य मिलेंगे। जो पूर्व हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री पर बार बार ये भ्रष्टाचार का मामला उठता रहा, स्वास्थ्य विभाग पर उठता रहा, तो ये आंच उन तक जरूर जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से बातें चल रही थी, ये तो छोटा सा अभी नमूना के तौर पे ये आयुष्मान को लोगों ने पकड़ा है कि कितने जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो भी आज परेशान होंगे कि ये तो जांच चालू हुई है, पता नहीं हमारा नंबर आ जाए। तो यदि मैं तो यही कहूंगा कि निष्पक्ष रूप से ईडी को जांच करनी चाहिए और जनता का ये जो पैसा का बंदरबाट जो लोगों ने मिलकर किया है, जो सिंडिकेट चलाकर, उनको पनिशमेंट 100% मिलनी चाहिए। ठीक है, एक बार मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, फिर अजय शाह जी के पास जरूर जाएंगे। मनोज जी, जो बातें सत्ता पक्ष की तरफ से आप लोगों ने कही या फिर विपक्ष की तरफ से जो छापेमारियों को लेकर अब तक सामने आई, ये हमने देखा, लेकिन आज की जबकि छापेमारी की बातों को हम देख रहे हैं, तो सत्ता पक्ष या आपकी तरफ से ये जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो घमासान है, जो चर्चा का विषय था, उसे भटकाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये भी बताया कि इस विषय का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाह रही है, ये आरोप है आप लोगों पर इस पूरे छापेमारी को लेकर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सरकार की नाकामी कहाँ, सरकार ने जो चुनाव के समय में जो वादा किया, जो महागठबंधन के नेताओं ने वादा किया, उस वादा के तहत आज काम हो रहा, नाकामी कहाँ है? अब शुरुआत में देखें तो अगर नेक्स्ट जो सीएम बने हमारे हेमंत सोरेन जी, लगातार काम हो रहा है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे मैया समान योजना हो, नाकामी कहाँ? नाकामी तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने फितरत को कायम रखती है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लगातार विभेद करती है। जैसे कि अभी जो संशोधन बिल पास जो हुआ, अभी आपने ठीक ही कहा, एकदम डाइवर्ट कर दे रहा है लोग। और ईडी और सीबीआई लगातार, आज पहले क्यों नहीं होता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? केवल महागठबंधन के लोगों के पास ही पैसा है क्या? केवल वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो भ्रष्टाचारी आदरणीय प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गंगा जल से धो करके अपने में समाहित कर लिए, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इसलिए ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है, षड्यंत्र है, महागठबंधन को कमजोर करने का षड्यंत्र हो रहा है, और इसी के तहत हो रहा है। अगर आयुष्मान भारत में कोई गड़बड़ियां हुई है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए एक अच्छा योजना है, गरीबों के लाभ के लिए, उसके विकास के लिए, उनके मदद के लिए होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप देख लिया, आज से नहीं, जमाने पहले से लगातार वो भेदभाव की राजनीति करते रही है, आज भी वही कर रही है, सारा जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं। आखिर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा विपक्ष में ही क्यों? मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या पूरे देश में विपक्ष के पास ही पैसा है? केवल वही भ्रष्टाचारी है? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है? सब दूध के धुले हुए हैं क्या? क्यों नहीं होता? अगर निष्पक्ष होता तो चारों तरफ छापा पड़ता है, और जो जो इसमें दुश्वार है कार्रवाई होती। कार्रवाई करने से किसने रोका? जो गलत करेगा वो जाएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए अजय शाह जी से इस पर जवाब एक बार लेते हैं। अजय शाह जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे, कोरोना काल को लेकर भी। अब भी जब छापेमारी चल रही है तो आप लोगों की तरफ से भी ये जरूर किया गया, और सरयू राय ने भी इसका जिक्र जरूर किया था
कि जो जांच की आंच है वो बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचेगी, किस ओर इशारा है? जी बिल्कुल सुष्मिता जी, आज जो हम डिबेट करें, इस डिबेट जो आयुष्मान भारत पे, सबसे पहले आयुष्मान भारत हमें समझना होगा, तब ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया घोटाला बेसिकली क्या है। देखिए, मोदी सरकार ने जब आयुष्मान भारत को लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा कि भाई जो पैसा इसमें मिलेगा, 5 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, इसमें 60% शेयर केंद्र सरकार का होगा और 40% शेयर जो वो राज्य सरकार का होगा। और चूंकि राज्य सरकार का भी शेयर था तो राज्य सरकार के ऊपर डाला गया कि आप इसको अपना सकते हैं या फिर नहीं अपना सकते। कई सारे भाजपा जो कहा जो रूल नहीं था, जैसे उड़ीसा में नहीं था, उड़ीसा ने इसको नहीं अपनाया, कहा कि हमारा खुद का यहाँ पर है। दिल्ली ने नहीं अपनाया, पर दोनों स्टेट में भाजपा आने के बाद में यहाँ पर आयुष्मान भारत को लॉन्च कर दिया गया। वेस्ट बंगाल ने इसको अपनाया, वेस्ट बंगाल ने फिर इसको रिवर्स कर दिया। लेकिन झारखंड में क्या किया गया, झारखंड में इसका नाम बदल करके जो है मुख्यमंत्री शब्द इसके आगे डाल दिया गया। बेसिकली आयुष्मान भारत को मुख्यमंत्री के नाम पर यहाँ पर लॉन्च किया गया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कई स्टेट ने ऐसा किया भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिला, ये जो नई सरकार है, मैं तो आपको कनेक्ट करूंगा नई सरकार और पुराने सरकार में किस तरह से सब चीजें हो रही है। जो नई सरकार आई है फरवरी के महीने में, जिसपे मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, फरवरी के महीने में इस सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में सरकार ये कहती है कि आयुष्मान भारत का लाभ जो है अब केवल उन्हीं अस्पतालों को मिलेगा जो कि ग्रामीण एरिया में जहाँ कम से कम 30 बेड के हॉस्पिटल्स हो और अर्बन एरियाज में कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल। हमने इस पर बिल्कुल इल्जाम लगाया कि अगर 50 बेड के हॉस्पिटल को अगर आप आयुष्मान भारत का लाभ देंगे तो पूरे के पूरे राज्य में जो है मुश्किल से 10 हॉस्पिटल ऐसे बचेंगे प्राइवेट। यानी कुल मिलाकर हमारा एलिगेशन था कि एक कार्टेल बना करके जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है उनको आयुष्मान भारत का पैसा डाइवर्ट करने की जो कोशिश है। जब हमने ये एलिगेशन लगाया तो इसमें घोटाला हुआ है नहीं हुआ, ये खुद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कहा है। 2 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान जो आया वो ये आया है कि झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया यानी कि हॉस्पिटल्स को कम करने का, वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए किया गया, क्योंकि जो 10 बेड के हॉस्पिटल थे वो बहुत बड़े फर्जीवाड़ा कर रहे थे और करोड़ों रुपए की लूट मचाई हुई थी। यानी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि आज से पहले जो छोटे हॉस्पिटल्स थे उसमें करोड़ों का फर्जीवाड़ा लूट जो हुआ है। लेकिन फरवरी के महीने में इरफान अंसारी जी का ये बयान आता है, लगभग 1-1.5 महीने बीत गए, आज तक राज्य सरकार की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके पहले यानी इरफान अंसारी के पहले नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज्यादा थे, तो वो ज्यादा हॉस्पिटल बनाए गए थे भ्रष्टाचार करने के लिए। जैसा कि सरयू राय ने जी भी एलिगेशन लगाया कि कई सारे हॉस्पिटल्स सिर्फ इसीलिए मशरूमिंग हो गए कि इनको जो है आयुष्मान भारत का पैसा इसको लेना था। अगर आप आंख के ऑपरेशन की बात करें तो आश्चर्य होगा, पूरे के पूरे देश में कोविड काल में जितने आंख के ऑपरेशन हुए हैं उसका 80% ऑपरेशन सिर्फ झारखंड में हो गया है। 80% ऑपरेशन, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पिछली सरकार में ज्यादा हॉस्पिटल्स थे ताकि आयुष्मान भारत का पैसा हड़प सके, और इस सरकार में हॉस्पिटल्स कम किया गया जाके एक कार्टेल बना करके इसको हम जो रोक सके। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद में जब सीएजी ने इस बात को साफ साफ जाहिर कर दिया कि भाई एक बहुत बड़ा नेक्सस बना, और ये इस करप्शन में खास बात और है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें करप्शन को 2 तरह से डिफाइन करती है। एक होता है कोएर्सिव करप्शन, जहां आप करप्शन घूस देने वाले को हरास करते हैं, और एक होता है कॉलिजिव करप्शन, जहां पर कुछ लोग मिल के नेक्सस बना करके करप्शन को करते हैं। ये कॉलिजिव करप्शन है जहां पर मंत्री, अफसर, डॉक्टर और हो सकता है कुछ पेशेंट से मिलकर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा किया है। और ये यानी कि हम ये कहते हैं कम से कम कुछ चीज़ों को तो सरकार छोड़ दे, कम से कम अस्पताल जैसी चीज़ों को सरकार को करप्शन जरूर रखना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि झारखंड में जो है मरता हुआ आदमी करप्शन से और मरने को इस सरकार पे मजबूर है। ठीक है अजय शाह जी, आपने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो सवाल पूछे इसका जवाब मैं लूंगी सुनील जी से, लेकिन इससे पहले यानी कि जब आप हमारे साथ डिबेट में शामिल नहीं हुए थे तो उससे पहले सुनील सिंह जी ने भी कुछ सवाल रखे थे। सीएजी की रिपोर्ट पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी आप लोगों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मेरा वापस से अभी अजय शाह जी से ही होगा, क्योंकि अजय जी आप हमारे साथ पहले नहीं जुड़ पाए थे, तो जो आरोप कांग्रेस की तरफ से अब तक लगे एक बार मैं उसका सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। वक्फ संशोधन बिल पहले जो है दोनों सदनों से पास कर दिया गया और इसे विषय को लेकर कई लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और उस गुस्सा और नाराजगी को कहीं ना कहीं शांत करने को लेकर या उसे दरकिनार करने को लेकर आज झारखंड में ईडी की छापेमारी देखने को मिली, जो आप लोगों की तरफ से यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कराया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर ईडी का एक्टिविज्म आप देखेंगे, ईडी जो है ईडी संस्था 1956 में बनाई गई थी। 1956 के बाद ईडी को बनाया क्यों गया है, हम जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखेंगे नॉर्मली सारे के सारे होम मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं, लेकिन ऐसा माना गया कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उसको रोकने के लिए एक स्पेशल बॉडी चाहिए, तो 1956 में ये बॉडी पिक्चर में आती है।
लेकिन 56 से लेकर के 2002 तो वाजपेयी के समय तक ईडी का कोई एक्टिविज्म नहीं होता है। वाजपेयी जी की जब सरकार आती है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद फिर इसमें 2 नए एक्ट्स जो है ऐड किए जाते हैं, जो कि दोनों मोदी सरकार और वाजपेयी सरकार के अंडर में हुआ है। अगर ईडी की कार्रवाई देखेंगे तो ईडी की कार्रवाई जो है पिछले 1-1.5 साल से झारखंड में लगातार जारी है। और वक्फ बोर्ड का अगर संशोधन देखेंगे तो उसका भी जो जिक्र है या फिर हमारा जो कोर इशू है वो भी लगभग पिछले 1-1.5 साल से जो ये पिक्चर में चल रहा है। तो इस चीज़ को आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ का जो ये जो बिल हमने लाया है, ये बिल पूरे के पूरे एक नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के है, नेशनल इशू को लेकर के है। तो ये कहना कि इतने बड़े नेशनल इशू को ईडी के झारखंड में रेड से हम डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम जो वक्फ के ऊपर ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसको एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसको लेकर के एक पूरे के पूरे देश में विरोध दर्ज करेंगे। तो क्या आपका विरोध और आपका सेंटिमेंट इतना कमज़ोर है कि ईडी के 21 रेडों से आपका सेंटिमेंट जो वो हिल जा रहा है? तो इसका मतलब है कि आपका जो सेंटिमेंट है प्योरली मैन्युफैक्चर्ड है, कोरियोग्राफ्ड है, और ये कहीं ना कहीं फोर्स्ड आप जो है विरोध दर्ज कराने की आप दिखावाबाजी कर रहे हैं। झारखंड में देखने को मिल रही है। ये सवाल मनोज जी का भी था कि क्या बीजेपी में ऐसे वो लोग नहीं जिनके भ्रष्टाचार में पहले नाम आए हों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी के ऊपर रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी कांग्रेस लीडर के ऊपर रेड किया या फिर जेएमएम के लीडर के ऊपर रेड किया, तो उनका ये कहना कि हमारे ऊपर क्यों पड़ा, दूसरे के ऊपर नहीं करे, लॉजिकल नहीं। आप पहले अपने आप को डिफेंस कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ये एलिगेशन है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार अगर ईडी को मिसयूज कर रही है, तो हमारा ये कहना है कि झारखंड में आपके पास में सीआईडी है, आपके पास में एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपके पास में सिविल पुलिस है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर भ्रष्ट है तो आप इन एजेंसीज को यूज करके उनका प्रचार निकालिए। और इलेक्शन के दौरान आपके सीआईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कोशिश भी की थी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा जो स्कूल कॉलेजेस चलाए जा रहे थे वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, पर आपको जो सच्चाई है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो अगर आपका एलिगेशन है कि आप मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या ईडी एक संस्था पूरे के पूरे देश में है? आपका एंटी करप्शन ब्यूरो जिसके हेड आपने अभी डीजीपी को बना के रखा है, ईडी के पास तो मुश्किल से जो है 30-40 का वर्कफोर्स है जो पूरे झारखंड में पैसे निकाल रही है। आपके पास तो हजारों की संख्या में पुलिस बल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में पैसे निकल रहे, करप्शन है, तो आप उनका इस्तेमाल करके करप्शन का आप निकाल के कर दीजिए। सुनील जी, आपके सवाल का जवाब मिला, संतुष्ट हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथी से यह जवाब चाहेंगे कि ईडी जो है रघुवर दास पर जब मनरेगा का 500 करोड़ का आरोप था, तो आरोप था, इस सत्ता आरोप था। उसके बाद जब ईडी सीबीआई, आप राज्य सरकार को तो बोल दिए, आप सीबीआई ईडी क्यों नहीं रघुवर दास पर रेड करती है? आपके अभी चैनल में बता रहे थे कि 2 बार यहाँ स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस को क्यों मिलता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल पांडे जी बिहार में दूसरी बार भी अभी स्वास्थ्य मंत्री है, पहले बार भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप जब वहां पर ललन सिंह जी जो थे, उनके यहाँ ईडी रेड करती है, उनके 2 करीबी पेड़, और आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं होता है। हमारे झारखंड में आपका जीडी गोयनका स्कूल है जो नामकुम में है, वहां पर ईडी रेड करती है, उनका संचालिका के यहाँ 1.25 करोड़ रुपया मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथी बताए कि अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुआ, वो जेल गए कि नहीं गए, और जेल नहीं गए तो क्यों जेल नहीं गए? आप जब रेड हुआ तो वो आदमी जेल गए और नहीं गए? मैं यह भी आपके चैनल में बताया कि जब ईडी का रेड होता है तो अर्जुन मुंडा जी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता, वर्तमान में जो बड़े नेता अर्जुन मुंडा जी बीजेपी के, उनके रिश्तेदार के गेट पर बीआईटी के पास ईडी की गाड़ी लगती है और इमीडिएट वापस आ जाती है। तो आपके कथनी और करनी नियत में इसीलिए फर्क कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में क्यों नहीं रेड हो रहा है? आप ईडी सीबीआई इसीलिए नहीं कहा जा रहा है कि आपकी नियत नीति में फर्क है, आप भेदभाव की राजनीति करते हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब से वक्फ संशोधन बिल को भी लेकर चर्चा मैं अभी उसी पर आ रहा हूं। आप देखिए कि इस राज्य में 2013 और 14 में इंडिया गठबंधन की सरकार में आपका जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत है उसके हिसाब से सदर अस्पताल 500 बेड का बनाया जाता है, और श्री रघुवर दास उस इसलिए हॉस्पिटल को चालू करते हैं कि उनको कोई भी ज्यादा से ज्यादा हिडन पैसा दे, इसके कारण हॉस्पिटल चालू नहीं होता है। और वह हॉस्पिटल का इस्तेमाल कब होता है? जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं 2019 में, जब कोविड का महाकाल आता है, उसके बाद हॉस्पिटल को शुरुआत किया जाता है। और आज सदर अस्पताल जो है झारखंड का एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, बहुत सा जीवन वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, हम वही स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल साफ नहीं है, साफ नीयत और नीति से ही काम नहीं करते हैं। और आपको बताया कि अगर
चुनाव के क्रम में रेड हुआ था मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ, सुनील श्रीवास्तव जी के यहाँ, कुछ भी ईडी को हाथ नहीं लगा। अगर हाथ लगा तो बताएं, बहुत चुनाव के समय रेड हुआ, नहीं हाथ लगा। आज आरोप आप लगा रहे हैं हमारे बन्ना गुप्ता जी के यहाँ, वहां भी रेड हुआ है। आप देखेंगे ये रेड आरोप ही रह जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप जिस तरह से, आपको तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आप जेल भेजने का काम करते हैं, और आपका माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर स्पष्ट करता है, फटकार लगाते, कड़ी टिप्पणी करती है कि भाई आप किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे ना, कोई आपके पास साक्ष्य है, कुछ साक्ष्य भी आप प्रस्तुत नहीं किए, तो आपका जो कथनी और करनी है पूरा देश देख रहा है सुष्मिता जी, पूरा देश समझ रहा है। और आप जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, गांधीवादी देश में आप हत्या करना चाहते हैं। जी, जो अजय शाह जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आप लोगों को शक है कि क्या वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, तो आप भी अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करिए जो राज्य में आप लोगों के पास है। ईडी सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं। हम आप तो हमारी सरकारी राज्य की एजेंसियां के बारे में आप बता रही हैं, ईडी और सीबीआई के लिए वही तो हमारे आरजेडी के साथी बताए कि भाई हमारे अभी तक 125 रेड ईडी सीबीआई का हुआ है, जिसमें 121 रेड आपका विपक्ष के नेता या उनके सहयोगी के यहाँ हुआ है। वही तो हम जानना चाहते हैं कि ईडी, आप राज्य पर आरोप लगा दिए, सीबीआई क्या कर रही है। जब वही तो मैं पूछा कि ललन सिंह के दो करीबी के यहाँ रेड होता है बिहार में, और उनके करीबी का वो केस कहां जाता है, 8 से 9 करोड़ रुपया पकड़ा गया, कहां वो केस है, किसके पास केस है, वो मंत्री बने हुए, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। और सुष्मिता जी, जो सबसे प्रमुख चीज है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि असम में एपेक्स बैंक है, जिसके निदेशक हैं खुद मुख्यमंत्री श्री विश्व हेमंता शर्मा जी, और एक पत्रकार ने 50 करोड़ घोटाला का वहां पर खुलासा किया। उनका नाम है दिलोड़ हुसैन मजूमदार साहब, और मुख्यमंत्री महोदय उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। और इसको जूम करके दिखलाया जाए, क्या ईडी और सीबीआई यहां रेड करेगी, क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, तो क्यों नहीं हम इसको कहें कि भेदभाव है, क्यों नहीं कहें कि लोकतंत्र की हत्या है, क्यों नहीं कहें कि संविधान की हत्या है, क्यों नहीं कहें कि इनका नियत जो है विपक्ष के परेशान करने के लिए है, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए है। तो आप इसको स्पष्ट करिए। देखिए कि अगर यही बात है तो आपको स्पष्ट करना होगा कि कहां है ईडी, कहां है सीबीआई। आप उनको जेल भेज देते हैं, और मुख्यमंत्री श्री हेमंता शर्मा जी पीसी करते हैं सुष्मिता जी, और पीसी करके यह बोलते हैं कि यह आदमी व्यवसायी है, जबकि दिलोड़ हुसैन जी असम के पत्रकारिता संघ का आपका वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वहां का प्रेस क्लब का ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वहां पीसी करके देखिए सारे प्रेस वाले लोग विरोध में खड़े हुए हैं। तो आपके नियत और नीति में बहुत फर्क है सुष्मिता जी। ठीक है, इस पर नियत और नीति पर भी जवाब ले लेंगे, लेकिन जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरयू राय ने जो आज गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? देखिए, सरयू राय जी का बन्ना गुप्ता जी के साथ व्यक्तिगत अदावत है। इस राज्य के और भी नेता हैं, ठीक है, राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता है। माननीय सरयू राय जी भी हमारे सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत अदावत है। उनका आरोप तो लगा रहे हैं, आरोप के साक्ष्य कहां दे रहे हैं? अगर साक्ष्य दें, भारत सरकार को साक्ष्य दे, राज्य सरकार को साक्ष्य दे, आरोप लगा के आप सिर्फ बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, मनोज जी से एक बार जवाब ले लेते। मनोज जी, आप बता रहे थे कि 125 में से 121 जो छापेमारियां हुई वो कहां हुई और क्यों हुई, एक बार वापस से वो जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि मैं चाहूंगी कि अजय शाह जी वो सवाल सुन ले और उसका जवाब मैं आगे लूं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, जैसा कि सुनील जी ने बताया, आखिर ये बता रहा है कि झारखंड में जब भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं, तो यहाँ की एजेंसी क्या कर रही है? महागठबंधन कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती। भेदभाव का राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, नफरत फैलाना, जहर घोलना, समाज को तोड़ना, समाज को विभेद पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रहा है। और ये कह रहे हैं कि झारखंड में केवल रेड हुआ है, इतना रेड हो रहा है, गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है, जहां इनका सरकार है वहां क्यों रेड नहीं हो रहा है, झारखंड में ही रेड क्यों हो रहा है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, महागठबंधन को बदनाम करने की साजिश है। लगातार ये लोग यही करते रहे हैं, इनके पास तो मुद्दा अब कुछ रहा नहीं, इसीलिए झारखंड की जनता ने इनको नकारने का काम किया। आप कह रहे थे सरयू राय जी आदरणीय है, सम्माननीय है, इन्होंने तो रघुवर दास के ऊपर भी आरोप लगाया, चॉकलेट घोटाला, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, कमल घोटाला, और हाथी उड़ा रहे थे। कौन कौन घोटाला, क्या हुआ? सीबीआई कहाँ गई थी, कहाँ गई थी ईडी? तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? अगर भेदभाव नहीं रहता तो जो सरयू राय जी आज आरोप लगा रहे हैं, सरकार में रह के जब रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री थे,
उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया था। कहा था उस समय भी तो सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र तिवारी जी एक बार इस पर जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए, अभी रघुवर दास जी की बात हो रही है, बन्ना गुप्ता जी की बात हो रही है, सरजू राय जी की बात हो रही है। सरजू राय जी ने जो आरोप लगाए हैं, अभी सरकार है, पिछले 5 वर्ष की सरकार थी हेमंत सोरेन जी की, एसीबी ने जांच कर लिया, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं किया श्री रघुवर दास जी पर। तो ये तो इनको बतानी चाहिए सरकार को क्यों नहीं किया। जब आपकी जांच पूरी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो उनको एफआईआर करना चाहिए। फाइल अभी तक हमारे मुख्यमंत्री सरकार के यहाँ दबी हुई है। रही बात बन्ना गुप्ता जी की, तो साक्ष्य की बात कर रहे हैं हमारे भाई, तो साक्ष्य सारे हैं, सारे साक्ष्य हैं, जांच तो करनी चाहिए ना। बात उठी है, अभी तो जांच हो रही है आयुष्मान की, इसी से पता चल जाएगा, इसी में से कुछ ना कुछ साक्ष्य ईडी के हाथ लगेगा, सारी जांच प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जब वो घोटाले में पकड़े जाएंगे तभी लोग मानेंगे कि सरजू राय जी सही बोल रहे थे, क्योंकि सरजू राय जी बिना साक्ष्य का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। लेकिन सुनील जी तो कह रहे हैं कि उनका ये व्यक्तिगत मामला है, इस वजह से ये आरोप लगातार वो लगाते रहते हैं। ये तो बोलना, उन्होंने रघुवर दास जी पर भी लगाया आरोप, सरकार में रहते हुए मंत्री थे, लगाया, सरकार ने जांच की, अभी एफआईआर करना नहीं कर पाई। हेमंत सोरेन जी को करना चाहिए ना, इनको बताना चाहिए अपने मुखिया को कि जल्द से जल्द एफआईआर करिए। लेकिन ये नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे कि केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार गलत उपयोग करती है ईडी और सीबीआई की। जो आपके पास एजेंसी है, जो अजय जी ने बताया, उसका तो सदुपयोग कीजिए। इतने बड़े मात्रा में आपके पास फोर्स है, उसका तो सदुपयोग कीजिए। वो सदुपयोग नहीं करेंगे, केवल जनता को भ्रमित करेंगे और जनता के हिस्से की योजनाएं हैं उसकी लूट करेंगे। ये लूट की पूरी छूट है। आज यदि ईडी ने कार्रवाई की है, वो किसी भी स्थानों में, अलग अलग स्थानों में की है, साक्ष्य मिलेगा और जल्द ही पता चलेगा। पिछले एक डिबेट में मैंने सुना था, जब रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य विभाग पर कि कांग्रेस एटीएम की तरह यूज करती है स्वास्थ्य विभाग को, तो आज हमें प्रतीत होता है कि सही में कांग्रेस एटीएम जैसा इस विभाग को यूज कर रही है। और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिनों में सारा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी सुनील जी से भी और कुछ सवाल अजय शाह जी से भी है। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। झारखंड से ही देखिए, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लोगों की निजी महत्वाकांक्षा का शिकार बनती जा रही है और इसी के साथ करोड़ों का फर्जीवाड़ा का खेल भी लगातार हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। झारखंड से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना झारखंड में ही हो गया करोड़ों का फर्जीवाड़ा। थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी लेती थी 10% कमीशन। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने पकड़ी थी गड़बड़ी। कैग ने की थी रांची में पड़ताल। फ्रॉड करने वाले 213 अस्पताल आए रडार पर। फर्जीवाड़े में निजी के साथ सरकारी अस्पताल भी शामिल। रोक दिया गया सभी का भुगतान। शुक्रवार को ईडी ने मारी 21 ठिकानों पर रेड। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से ही शुरू की गई थी। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के भुगतान में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए 2 एजेंसियों को नॉमिनेट किया था। उसी एजेंसी ने 750 अस्पतालों से 10% कमीशन वसूली का खेल शुरू किया। कमीशन दीजिए और असली के साथ फर्जी मरीज के नाम पर भी भुगतान लीजिए। इस फर्जीवाड़े की तस्दीक स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी दयाशंकर चौधरी के वायरल वीडियो से भी होता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 11 भारत नहीं करता है। और उसको करना अभी एक बार महीना में क्लेम भी ज्यादा निकलवा है, 10 लाख रुपया आपको इस महीना में आपको अपने दिनों पर क्लेम निकला है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज दिन भर झारखंड के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। दरअसल ये आयुष्मान भारत योजना में जो क्लेम सेटलमेंट होता है
उसमें कमीशन खोरी का मामला है। दरअसल क्लेम सेटलमेंट से पहले 2 पार्टीज यानी इंश्योरेंस टीपीए कंपनी को नॉमिनेट किया गया था। वो क्लेम को करने से पहले, मानने से पहले असेसमेंट का काम करती थी। उसी एजेंसी पे आरोप है कि वो पूरे झारखंड के तमाम 750 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से 10% कमीशन की वसूली करती थी और ये कमीशन ऊपर तक पहुंचता था। एमडी इंडिया और सेफ वे को रखनी थी गड़बड़ी पर नजर। इन्हीं 2 एजेंसियों ने योजना की सुरक्षा पर चल दिया नश्तर। 2022 में कैग ने की थी मामले की जांच। 213 अस्पतालों के भुगतान पर आई आंच। लोहरदगा के 9 अस्पतालों पर हुआ एफआईआर। रिंकी अस्पताल से हुई तकरीबन 1.5 लाख जुर्माने की वसूली। तब मंत्री थे बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव थे अरुण कुमार सिंह। एनआरएचएम के एचडी थे आलोक त्रिवेदी। सीएजी ने जब जांच की तो ईडी ने स्वास्थ्य विभाग से तमाम 213 अस्पतालों की सूची मांगी। तब स्वास्थ्य विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दिया और रिकवरी का सिलसिला शुरू किया गया। हालांकि फर्जीवाड़े में रिम्स और सदर अस्पताल का भी नाम था। बाद में सदर अस्पताल का नाम हटा दिया गया। अब इस मामले पर बीजेपी मुखर हो गई है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कितनी शानदार योजना थी, विश्व की अपनी ऐसी पहली योजना थी जहां गरीब और अमीर एक ही अस्पताल में इलाज करा सकते थे साहब। उसमें भी आप अस्पतालों से कमीशन ले रहे हैं, 10% अधिक कमीशन मांग रहे हैं, यानी आप अस्पतालों को मजबूर कर रहे हैं वो बिल को इन्फ्लेट करें। मुर्दों का भी इलाज हुआ और 7-8 साल के बच्चों का नसबंदी हुआ, सब कागजों पर हुआ। ये कमीशन खोरी का खेल जो है ऊपर के प्रेशर में और अधिकारियों की शय पर चलता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सेफे टीपीए के मालिक इंद्रजीत सिंह को अहमदाबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने एक्सीडेंटल पॉलिसी में भ्रष्टाचार के लिए 5 साल की सजा पहले भी सुना चुकी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें निजी हॉस्पिटल तो थे ही, सदर और रिम्स भी उसमें शामिल था, जिसमें बाद में सदर का नाम उससे हटा दिया गया। अब 212 अस्पताल हैं जिनके बारे में ये आरोप है कि उन्होंने आयुष्मान योजना के भुगतान में फर्जी कुछ लोगों को भी भुगतान किया है। जब इतना एक्शन हुआ है तो किसी न किसी अधिकारी को अपना सफाई डिपार्टमेंट का पक्ष रखने के लिए भी सामने आना चाहिए, जो अब तक नहीं आए हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ आवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आयुष्मान फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह से आज ईडी की दबिश देखने को मिली है, कारण क्या कुछ है, क्योंकि इससे पहले भी कैग की रिपोर्ट सामने आई थी, उस वक्त भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। सुनील जी, क्योंकि देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 200 से ज्यादा ऐसे अस्पताल जहां आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा भी हुआ और जांच के आदेश भी दिए गए। आप ये सोचिए कि एक ऐसी योजना जो गरीबों और उनके परिवार वालों के लिए शुरुआत की गई, लेकिन पैसों का इस तरह से बंदरबाट का आरोप। देखिए, ये आरोप लगा हुआ है ना, ये आरोप में साक्ष्य नहीं है। आपका चैनल ये स्पष्ट कर रहा है कि मैं इसका सबूत नहीं दे रहा हूं। ये आरोप है, जो आरोप को मैं दर्शा रहा हूं। तो आरोप जब तक आरोप तय नहीं हो जाए, जब तक आरोप स्पष्ट नहीं हो जाए, तब तक इस पर किसी भी तरह का कोई टीका टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जांच होगा। जांच अभी आपने रेड किया है। रेड करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां पर ईडी क्यों नहीं जांच करती है? वहां पर कैग क्यों नहीं रिपोर्ट देती है? सुष्मिता जी, कैग का विश्वसनीयता खत्म हो चुका है। स्पष्ट हो गया है कैग का कि 1,76,000 करोड़ का उसने आरोप लगाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बीजेपी और आरएसएस से मिलकर विनोद कुमार राय, जो कैग का हेड थे, उन्होंने करने का काम किया। और उसके बाद वही विनोद कुमार राय 2021 में देश से माफी मांगते हैं कि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो उस पर विश्वसनीयता बिल्कुल कैग का खत्म हो गया है। ये कैग अगर कोई बात बोल रही है, झारखंड पर कैग क्यों बात बोल रही है? और आयुष्मान योजना पर क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? क्योंकि यहाँ पर आरोप तो ये भी है कि जो मरीज वहां तक अस्पताल पहुंचे ही नहीं, उनके पैसे की भी निकासी हुई। आरोप है,
ये आरोप है, इसका साक्ष्य कहां है? साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ना। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है या कोई आरोप लगा रहा है तो साक्ष्य के साथ आना होगा कि बिल्कुल। अब हमारे साथी अभी बता रहे थे कि जदयू के साथी की एटीएम का काम, तो देश के गृह मंत्री 2019 में भी बने, 2025 में बने, तो मोदी जी और बीजेपी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। मंगल पांडे जी दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए और आपका गृह मंत्री के लिए वो एटीएम का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं। आप अपनी भी चरित्र को देखिए, आप अपने आंगन में भी देखिए। दूसरे के घर पर ढेला फेंकने से पहले अपने भी घर को देखना चाहिए कि मेरा भी घर शीशे का है। तो आप खाली आरोप प्रत्यारोप, आरोप ही चलता रहेगा। मैं तो बताया कि रेड ठाकुर जी पर भी हुआ, रेड सुनील श्रीवास्तव जी पर हुआ, आपने मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया, इसलिए को आदिवासी परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी पछती नहीं है। इस राज्य के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार देने का काम किया। यह भी रेड वही होगा कि पकड़ने गए थे चूहा, पकड़ लिए सांप। चलिए अजय शाह जी, अजय शाह जी जवाब दीजिए। जी, सबसे पहली बात तो ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सरयू राय जी ने आरोप लगाया, चलिए आपने उसको खारिज कर दिया, कैग के आरोप को खारिज कर दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको कहा है पब्लिक डोमेन में कि झारखंड में आयुष्मान भारत के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। एक मिनिस्टर के पास में अनलेस कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, एक मिनिस्टर कैसे ऐसा एलिगेशन, यानी एक मिनिस्टर खुद कह रहा है ये, इसलिए आरोप जो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल है, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र फिर इस बात को कह रहे हैं कि सुनील श्रीवास्तव और मिथिलेश ठाकुर जी के घर में रेड पड़ा, वहां पैसा नहीं मिला, यानी कि वो लोग जो है निर्दोष है। देखिए, पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जिन मंत्री के घर में पैसा मिला, आलमगीर आलम के घर में, वो दोषी है। अरे सुनिए, खत्म करने दीजिए। अरे हाँ भाई, ठीक है, उनका घर में नहीं मिला, ठीक है, उनका नौकर के घर में मिला, उनके नौकर के घर में मिला, ठीक है, उनका नौकर नहीं, उनका भी नौकर नहीं, संजीव लाल जो उनका भी फर्जी तरीके से जेल में डाल दिया गया। मेनका सरदार के ये लोग जो है एक बार उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर जवाब नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानेंगे, बस वक्फ बोर्ड की बात ये मानेंगे, और सब इनको सब कुछ जो है धुंधला दिखता है। वक्फ का जो जमीन का है इनको पूरा फेयर दिखता नहीं, वहाँ सब कुछ फेयर तरीके से कर रहा। दूसरी बात, बार बार कह रहे सीबीआई क्यों नहीं आ रही सीबीआई। अरे भाई साहब, आपने झारखंड में सीबीआई को परमिशन ही नहीं दिया है यहाँ पर कोई केस खोलने का। झारखंड सरकार ने सीबीआई को बैन किया हुआ है, यहाँ पर कोई केस खोल ही नहीं सकती है, इसीलिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। साहेबगंज का स्टोन माइनिंग हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करेगी, धनबाद का कोल माइनिंग हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करेगी। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है कि बालू का जांच भी सीबीआई को देना पड़ेगा। यानी हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट को भी आपकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की आप बात करें, एंटी करप्शन ब्यूरो भी लोहरदगा गया था, 5,000 रुपए का घूस पकड़ने के लिए 15 लोग गए हैं। 15 लोगों का जितना चाय नाश्ता का खर्चा है उससे कम वो घूस खाता है। यानी एसीबी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आते हैं कि आपने कहा कि जो बन्ना गुप्ता के पीए के घर में रेड में कुछ पैसा नहीं मिला, तो ये जग जाहिर हो चुका है। और मैं पब्लिक डोमेन में इस बात को कह रहा हूँ, कल सारे के सारे एसपीज को अलर्ट पे रखा गया है शाम में कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इन्फॉर्मेशन चलिए कहीं से लीक हो गया, पैसा रफा दफा हो गया, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, और जब भी होगा एकदम पुख्ता होगा। और आप जो बार बार कह रहे कि भाजपा नेता, जो कांग्रेस के नेता, उसके ऊपर ही रेड पड़ रहा है, जी नहीं। पूजा सिंघल जो है कांग्रेस की नेत्री नहीं थी, छवि रंजन जेल में वो कांग्रेस की नेत्री नहीं थी, नेता नहीं थे। उसके बाद आपके जो बीरेंद्र राम जेल के, वो भी कांग्रेस के नहीं थे। यानी कि जो रेड्स पड़ते हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर पड़ रहे हैं, अधिकारी के ऊपर पड़ रहे हैं, बिजनेसमैन के ऊपर पड़ रहे हैं। धनबाद में नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन के नाम पर अभी 1.5 करोड़ का ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच किया 8 दिन पहले। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। इसीलिए पहली बात यह है कि, और बार बार आपका ये कहना कि ईडी फिर केस टोकरी उठा रही है, ईडी अगेन उसी केस को उठा सकती है जिसमें पहले से एफआईआर दर्ज होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बॉल सबसे पहले रोल करना चालू करता है जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं। आप कम से कम एफआईआर दर्ज कीजिए ना, इस पे आयुष्मान पे अच्छे से एफआईआर दर्ज कीजिए। आप जिस घोटाले में कह रही ईडी नहीं आ रही, एफआईआर दर्ज कीजिए, ईडी अगले दिन उसको ईसीआर के नाम पर उठा लेगी। तो आपने पूरे के पूरे जांच प्रक्रिया को एक इस तरह से रोक के रखा हुआ है। ठीक है अजय शाह जी, क्योंकि समय की पाबंदी है। बंद कीजिए प्लीज, कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस नेता के, आप सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, किसी की बात आप नहीं मानते, केवल आप जो कह रहे वही सही है। ठीक है, इस पर जवाब एक बार सुनील जी से, क्योंकि आप डिबेट वाइंड अप करने का वक्त है। सुनील जी, देखिए, हमारे साथी पूजा सिंघल के बारे में बता रहे थे। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला का आरोप जो 500 करोड़ का था,
वो रघुवर दास के संरक्षण में था, तो रघुवर दास के संरक्षण में घोटाला हो तो ईडी सीबीआई उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करती? यही तो मेरा प्रश्न है कि जब उनके संरक्षण में होता है, राजबाला वर्मा जी मुख्य सचिव रहती हैं और उनको क्लीन चिट देने का काम करते हैं, और फिर वही आरोप में गिरफ्तार होती हैं, उसी आरोप में ईडी, जिस आरोप में रघुवर दास जी और राजबाला वर्मा जी क्लीन चिट देने का काम करते हैं, किसको? पूजा सिंघल जी को, और उसी आरोप में वही पैसा उनके पास पकड़ा जाता है। तो इसीलिए तुम्हें बताया कि नियत और नीति में इनका आप रघुवर दास जी को एफआईआर कर दीजिए, क्यों नहीं? आप रघुवर दास जी को एफआईआर कर दीजिए, क्यों नहीं डर रहे हैं? अरे ईडी ने गिरफ्तार किया। अरे भाई ईडी एफआईआर के बाद कर सकता है। पूजा सिंघल को ईडी हम तो गिरफ्तार किया, हम कह रहे रघुवर दास जी इनोसेंट है। जैसे ही ईडी और आप कह रहे रघुवर दास जी आरोपी है ना, गिरफ्तारी पर रघुवर हम कह रहे हैं रघुवर दास जी इनोसेंट है, आप कह रहे कि करप्ट है, तो आप एफआईआर कीजिए। नहीं, हम कह रहे इनोसेंट है, हम एफआईआर नहीं कर रहे। आरोप तो मंत्री होते हुए आप कीजिए एफआईआर, आपको एफआईआर में डर लग रहा है। क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं किए? हम तो कह रहे इनोसेंट है ना, हम क्यों एफआईआर करेंगे? सीबीआई उसी केस में गिरफ्तार करके नहीं करेंगे, हम कह रहे रघुवर दास जी इनोसेंट है। चलिए, यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से नीति और नियत की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन बीजेपी या फिर झारखंड के लिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो फर्जीवाड़ा का यहाँ आरोप जरूर लगता नजर आ रहा है। धन्यवाद सुनील जी आपका, अजय शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो ये जारी रहेगा, लेकिन आज जिस विषय पर हम यहाँ पर बैठे, आयुष्मान योजना, ये एक बड़ा विषय है क्योंकि इस योजना की शुरुआत उन परिवारों के लिए की गई जो स्वास्थ्य का लाभ ले सके। ऐसे में अब उन तक लाभ पहुंचे, इस वजह से ये तमाम जांच होने बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से अजय शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी से मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जेडीयू से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आयुष्मान योजना की जांच की आंच अब किन लोगों पर पहुंचती है और ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।